Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is karmic account and relationship. कल आपने कमलेश बेन जो बम्बई से पधारी थे उनको सुना। उन्होंने बताया था कि राजयोग हमें बैलेंस लाइफ स्टाइल कैसे सिखाता है, कैसे हम माइंड मास्टरी जो एक चैलेंजिंग गेम है उनके विनर बन सकते हैं। आज आज संडे है और सभी रिलैक्स भी है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। तो आज हम शिव बाबा की स्पेशल अव्यक्त वाणी भी सुनेंगे और साथ साथ कार्मिक अकाउंट पर भी स्पेशल क्लास होगी जो बहुत ही डेप्थ में होगी और आपने कभी नहीं सुनी होगी। वह 11 बजे से स्टार्ट होगी। सो सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि यह क्लास के लिए अंत तक सेशन में बने रहे। आज की बाबा की मुरली से 3 शब्द याद रखने योग्य है, फादर, फीचर एंड फ्यूचर। फादर, फीचर एंड फ्यूचर्स। आप जितना बाबा के साथ रखेंगे, आज बाबा को साथ रखेंगे, उनके गुण व शक्तियां आप में आती जाएगी और आपके कर्मों से और फीचर्स में शिव बाबा की झलक दिखाई देगी और उन्हीं फीचर्स द्वारा आप देवता बनने वाले हो वह कंफर्म हो जाएगा। इसलिए कहा है अपने फीचर्स अर्थात अपने कर्मों से, बिहेवियर से सतयुगी फ्यूचर को प्रत्यक्ष करो। आगे दीदी आपको सुनाएगी। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गुलाब भाई। तो फादर और फ्यूचर, तो आज हम फ्यूचर का भी देखेंगे और फादर की मुरली भी सुनेंगे और फीचर्स को भी, कर्मों के फीचर्स को भी ठीक करेंगे। आज की हम फर्स्ट बाबा की महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य है जो हम सुनेंगे और उसमें बाबा ने विशेष बताया है कि कैसे हमको एक्यूरेट और अलर्ट रहना है। एक्यूरेसी एंड अलर्टनेस। अब किसको एक्यूरेट कहते हैं, किसको अलर्टनेस कहते हैं? हम लोग सोचते हैं कि एक्यूरेट का मतलब है कि हर चीज एकदम ढंग से कर लेना। अब एक्यूरेसी, अलर्ट, स्पिरिचुअल लैंग्वेज कितनी डेप्थ है, पहला पॉइंट है आज बाबा का। ये ऐसे थे ब्रह्मा बाबा के बुक में से हमने लिया है, विच आर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अव्यक्त मुरली। हर ब्रह्मा बाबा बच्चों को हमेशा कहते, बच्चे कभी पुरुषार्थ में अलबेले नहीं बनो। भविष्य पद स्पष्ट होते हुए भी बाबा पुरुषार्थ में सदा अलर्ट रहे। बाबा को अपना भविष्य पद क्लियर था, मैं क्या बनने वाला हूँ, बट in spite of it he was very alert in his efforts. तो पढ़ाई में कभी सुस्ती नहीं आनी चाहिए, हर कार्य एक्यूरेट करो। बाबा स्वयं इसका एग्जाम्पल थे। कोई भी कार्य के लिए बाबा हमेशा कहते, बच्चे डिले इज डेंजर। जो भी करना है, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, जो भी करना है कल करे सो आज कर। वो तो दोहा है, वो तो 500 इयर्स अगो का दोहा है कि कल करे सो आज कर। हमारा दुआ है आज करे सो अभी। जो भी कार्य के लिए बाबा कहते हैं, जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये फॉर्मूला हो। जो भी अच्छा थॉट आया उसी समय कर लो। डिले इज डेंजर इन दिस मैनर,
ऐसे हम बच्चों को भी सदा बाप समान हर कार्य करने में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है, गफलत नहीं करनी है। कई बार हम सब सोचते हैं कि 15 मिनट ना जल्दी उठ जाते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, या 10 मिनट्स जल्दी उठ जाते क्योंकि ये काम है, और फिर हम सोचते कि ये 10 मिनट्स है ना, बाद में सोने के पहले मैं कवर कर लूंगा, या मेनी अदर टाइम वी मस्ट हैव फिक्स्ड। क्या होता है सोने के पहले कवर? सभी को रिक्वेस्ट है, सभी को तो पता ही है हमारा रिक्वेस्ट, सभी समझदार है, क्योंकि ये इंटरैक्टिव होगा, और अगर वीडियोस ऑन नहीं होगा तो वी विल बी मिसिंग इट। तो जनरली हम लोग जो सोचते हैं कि 5 मिनट्स जल्दी उठ जाते हैं, मतलब अच्छा कुछ जैसे क्लास कर रहे होते हैं या मेडिटेशन सीख कर रहे होते हैं, हम सोचते जल्दी उठ जाएंगे और ये कवर कर लेंगे क्योंकि अच्छा तो लग रहा था, बट मोस्ट ऑफ अस हैव रियलाइज्ड कि वो बाद में होता है नहीं होता है ना, कभी नहीं होता, वो 10 मिनट नहीं होता है, वो सोचते अभी कर लेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि 15 मिनट लेट हो रहा है कि फॉरगेट। अगर बहुत कोई अर्जेंट नहीं है तो वो जो अच्छा काम हम कर रहे हैं उसको 15 मिनट कर लो। तो डिले इज डेंजर, इस बात में डिले करो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे हम बच्चों को भी सदा बाप समान हर कार्य करने में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है, गफलत नहीं करनी है, तब संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है डिले इज डेंजर। सेकंड है बाबा ने कहा कि जैसे शारीरिक टाइम टेबल, कार्य का टाइम टेबल बना हुआ है, ऐसे अपने मन के टाइम टेबल, मन के कार्य का भी टाइम टेबल बना हुआ हो। ऑलवेज सोचो जैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। आज के दिन अव्यक्त स्थिति के लिए इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना है, फिर टाइम टेबल प्रमाण कर्तव्य करो। जो भी मतलब जैसे हम बाकी चीजों का टाइम टेबल बनाते हैं, तो पूरे दिन में फीलिंग्स का टाइम टेबल बनाना है। ब्यूटीफुल मेथड ऑफ रियली बीइंग व्हाट यू विश। कई बार हम सोचते ये टाइम टेबल तो हम लोगों ने बना लिया है, सुबह मेडिटेशन करना है, फिर मुरली सुननी है, लेकिन अब पूरे दिन में क्या फीलिंग्स रखनी है। मेक टाइम टेबल ऑफ योर फीलिंग्स। 6 to 7 I have to feel this. So like I can give you my example. 6 to 7 I have to be in soul vision. 7 to 8 suppose मैंने सोचा कि deity stage, godly student लाइफ में रहना है, until 7 to 9 o'clock godly student. तो आई एम स्टूडेंट, बाबा इज माई प्रोफेसर, जब हम सुबह मुरली सुनते हैं। 9 to 10 आई हैव टू बी इन अव्यक्त स्टेज। तो इट्स ऑब्वियसली कि ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द टाइम टेबल आई एम इन अव्यक्त स्टेज, बट इट रियली मेक्स अस, मुझे याद आ जाता है बीच बीच में कि अव्यक्त स्टेज में रहना है, और ऑटोमेटिकली फिर वो बाबा की याद आ जाती है। एंड उससे बेनिफिट क्या होता है, बहुत बार हम सभी ने अनुभव किया होगा कि जो हम लोग अदरवाइज जो मिस्टेक या कुछ कर लेते और उसके बाद सोचते कि ये कर ले, उसी समय जब हम बाबा को याद कर रहे होते हैं ना, तब याद आ जाता है कि अरे देखो मैंने ये मिस्टेक की। द मोमेंट यू आर स्टेबल, यू आर साइलेंट, देयर इज अ रियलाइजेशन। तो अगर बीच बीच में हम साइलेंट और स्टेबल रहेंगे तो यू कैन इमेजिन सो मेनी टाइम्स विल बी एबल टू रियलाइज, and therefore the chances of committing the mistake the next hour would be reduced because we are being alert again and again. So make the timetable of your feelings, which is very important. तो इस तरह से हम, और फिर दूसरा बेनिफिट हो जाता है कि लाइक मैंने सपोज सोचा बाबा के अव्यक्त स्टेज में, तो जैसे मैं बाबा के पास जाऊंगी, देयर आर इश्यूज ऑलवेज विद एवरीबॉडी, कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है। 1 घंटे में कितने सारे इश्यूज हो जाते हैं,
ट्रैफिक जैम हो गया, फोन आ गया, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर चैलेंजेस। इट्स नॉट कि एक बड़ी बड़ी बातें होती है। तो इमीडिएटली जैसे वो बात आती है और मैं बाबा की, क्योंकि टाइम टेबल में है कि बाबा के पास जाना है, तो इमीडिएटली कनेक्ट टू बाबा एंड वो गाइडेंस मिल जाती है। सो इट्स नॉट दैट कि यू हैव टू स्पेशली सिट और वो काम पूरा थोड़ा बिगड़ जाए, लेकिन उसी के पहले से ही गाइडेंस मिल जाती है। सो देयरफॉर बाबा ने कहा कि इसलिए टाइम टेबल बनाओ, आज के दिन तो इतना परसेंट और इतना समय निकालना है, ये टाइम टेबल बनाओ। सॉरी, ओके। तो बाबा ने कहा कि टाइम टेबल जो बनाना है, इसमें क्लियर है कि फिर टाइम टेबल प्रमाण कर्तव्य करो। आज के दिन अव्यक्त स्थिति के लिए इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना है। अटेंशन और चेकिंग के आधार से समय को सफल करो। अटेंशन और चेकिंग दो चीज उसमें बहुत हेल्प करती है टाइम टेबल में, और वो दो चीज है क्योंकि बार बार जितनी बार हम अटेंशन रखेंगे वी आर एबल टू चेक आवरसेल्फ। अटेंशन नहीं रखते तो चेकिंग भी नहीं होती है। तो अटेंशन और चेकिंग है टूल्स ऑफ सक्सेस। किसी भी बात के विस्तार को समेटने व समा लेने का अभ्यास एक्यूरेट बना देगा। विस्तार को समेटना, जो एक्यूरेट होते हैं ना, मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जब टाइम वेस्ट नहीं होगा मतलब क्या होगा, यू विल इजीली पैकअप कि ठीक है, डोंट फॉरगेट, इस बात में टाइम मत वेस्ट करो, मुझे इमेज मतलब जो बात है वो बताओ, या जो बात है वो मैं सोचूं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऐसा हुआ ये हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए। आई वुड बी वेरी स्पेसिफिक इन थिंकिंग। सो टू बिकम स्पेसिफिक इन थिंकिंग इज कॉल्ड विस्तार को समेटने का अभ्यास। तो फिर बाबा ने कहा अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है, इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने लगाते हो, उस बहानेबाजी को छोड़ स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। हम बदल कर औरों को बदले। आई विल चेंज फर्स्ट टू चेंज अदर्स। सदा इसमें अपने को आगे रखो। संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। ऐसे नहीं समय आप ही संपूर्ण बना देगा। इट्स नॉट कि समय आएगा ना तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन यू बी रेडी टू हेल्प अदर्स टू बी रेडी। जो समय के पहले रेडी हो जाता है और जो समय के समय रेडी होता है और जो समय के बाद रेडी होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री? जो समय के बाद में पहले रेडी होता है, बाद में जो रेडी होता है तो वो तो चलो खाली उसके लिए रिग्रेट होता है। जो समय पर रेडी होता है वो थोड़ा मतलब थोड़ा हाफता रहता है, बिकॉज एकदम टाइम पर करने की आदत है। और जो समय के पहले रेडी होता है, he will not only do it everything, he will remember everything, but at the same time he will help others also to be ready. जो पहले बैग बैगेज अपना तैयार कर लेता है ना, so you will help others also. तो those बाबा इसलिए कहते कि डोंट जस्ट वेट फॉर कि ये सिचुएशन आएगी देन आई विल डू सम स्पेशल एफर्ट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। तो बी so those who are ready before time, what is Murli's regular Murli's, they teach us to be ready before time. It's like, and particularly if you all think कि अभी मेरी कोई ऐसी circumstance नहीं है, my life is happy go lucky, I'm a very happy go lucky person, if you feel you are in that category and then still you are doing the regular Murlis, you are the most fortunate soul, because it's like you're preparing yourself beforehand. और जब लोग
तब याद करेंगे भगवान को, या तब ऐसा कोई समझेंगे व्हेन थिंग उनके पास प्रॉब्लम्स आएगी, और हम लोग पहले से ही तैयार हैं। सो समय के पहले तैयार होना, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेट बनना। नेक्स्ट है, जैसे समय समीप आ रहा है, ऐसे अब समय से भी तेज दौड़ लगानी है। ऐसे नहीं कहना कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो जाएगी, या यह सोचना कि हमारे से आगे यह है, यह करेंगे तो मैं करूंगी, मेरा दिस पर्सन इज एल्डर टू मी, पहले वो करे ना फिर मैं करूं, या ये अभी टाइम पड़ा है। तो बाबा ने कहा कि कभी ये नहीं सोचो कि ये टाइम पड़ा है फिर मैं करूंगी। ऑलवेज सोचो कि नहीं, मुझे करना है। यह है अलबेलेपन का संस्कार, कि पहले वो करे ना, दे आर एल्डर टू मी, दे आर माई बॉस, दे आर सो स्पिरिचुअल, दे आर मोर ओल्ड इन दिस नॉलेज। नहीं, ऑलवेज इफ आई हैव अंडरस्टूड, इफ आई हैव रियलाइज्ड, आई विल डू इट। कभी कभी हम साथ में ज्ञान सुनते हैं ना, हम सोचते हैं वो भी करे ना, थोड़ा वो चेंज हो मैं भी चेंज हूं। नो, मुझे करना है। दिस इज कॉल्ड अलर्टनेस। जो सदा अलर्ट होते हैं वो कभी अलबेले नहीं बनते, लीजियर नहीं होते। अलबेला मीन्स लीजियर। वे इंतजार करने के बजाय स्वयं के परफेक्ट बनाने के इंतजाम में लग जाते हैं। Instead of waiting others to change, they be busy in preparing themselves. नहीं तो हम वेट कर रहे होते हैं, और वेट करते करते क्या हो जाता है, वेटिंग पीरियड इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड इन लाइफ ऑल्सो। किसी के लिए आप वेट करो ना, तो वी आर वेटिंग अदर्स टू चेंज, एंड देयरफॉर हम कहते हैं कि मेरा पूरा लाइफ वेस्ट गया, मैंने इतना सहन किया, इन स्पाइट ऑफ टॉलरेटिंग, एंड इफ आई स्टिल फील कि मेरा लाइफ वेस्ट गया, तो कुछ गड़बड़ है, बिकॉज आई एम वेटिंग अदर्स टू चेंज। जब मैं सहन कर रही हूँ तो व्हाई नॉट प्रिपेयर माई सेल्फ। तो मेरा सहन करके भी अंदर पेन चल रहा है, लेकिन जो करने वाला होगा, जो सोचेगा मुझे चेंज करना है, वो सहन करेगा और साथ साथ में अपने आप को हैप्पीनेस फील करेगा, क्योंकि वो खुद को चेंज करता जा रहा है। व्हाई एम आई कीपिंग क्वाइट? बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। मैं मजबूरी से नहीं चुप बैठ रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड, तो इंतजार करने के बजाय इंतजाम में लग जाते हैं। और लास्ट है, साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर पाठ बजाओ तो एक्यूरेट पाठ बजा सकेंगे। बाबा ने कहा बी अ ऑब्जर्वर, साक्षी, तो एक्यूरेट पाठ बजा सकेंगे, पाठ के वश नहीं होंगे। व्हाट इज एक्यूरेट पाठ? जब आप पाठ से बियॉन्ड हो, व्हेन यू आर एनग्रोस्ड इन द पाठ, आप बहुत अच्छे से प्ले नहीं कर सकते हो। जब थोड़ा हम डिटैच्ड होते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज नाउ द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, व्हेन कैन वी अंडरस्टैंड कि मेरी वो रिकॉर्डिंग में, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, कि इसमें कोई मिस्टेक है, कब हम समझ सकते हैं? जब हम वापस रिव्यू करते हैं उसको। जब हम कर रहे होते तो वी आर सो मच एनग्रोस्ड, वी फील दिस इज वेरी राइट, ऐसे कैसे है, बट एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक। सो व्हेन वी रिव्यू इट, जब हम देख रहे होते हैं तब हमको अपनी मिस्टेक समझ में आता है। तो व्हाई आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड देन करेक्ट इट? व्हाई नॉट करेक्ट इट whilst I'm doing it? Why not? So in a way we are not going to do mistakes only. तो जब हम, अब जैसे हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, वॉट एवर, सुनने का प्ले कर रहे हैं, बोलने का प्ले कर रहे हैं, उसी समय अपने आप को थोड़ा साक्षी बन जाओ, एक डिटैच्ड होके करो। तो बीइंग डिटैच्ड एंड प्लेइंग द पार्ट इज कॉल्ड साक्षी अवस्था। तो उसी समय हम रिव्यू कर लेते हैं। कभी कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर बाद में जब हम अपना वीडियो देखते हैं तो हमको लगता है ना कि व्हाट इज दिस, कुछ थोड़ा ये भी लगता है अपना।
तो व्हाई नॉट बी साक्षी एंड डू दैट। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि साक्षी की स्टेज पर स्थित होकर फिर हर पाठ बजाओ, तो एक्यूरेट बजा सकेंगे, पाठ के वश नहीं होंगे। जो हर कार्य अलर्ट होकर एक्यूरेट करता है उसे बेहद सेवा का चांस भी मिलता है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगा या करूंगी, मुझे आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, यह भी आधार हुआ। नेवर डिपेंड ऑन अदर्स टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। नेवर से कि मुझे कोई चांस मिले तो मैं करूंगा, लाइक इफ आई बीन गिवन द चांस। बाबा ने ऑलवेज कहा यह भी एक डिपेंडेंसी है। सदा स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। ऑलवेज ऑफर योरसेल्फ फॉर सेवा, कि मैं ऑफर करूंगी। नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटी बट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। This should be the lifestyle. And how can one create opportunity? One is waiting for opportunity. So it's like some things favorable aayega, then I will do it. And one is creating opportunity. So when we can create opportunity when we lead, when we do something. हम दूसरों के लिए वेट करेंगे तो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बेहद के बुद्धिमान बन, हर कार्य एक्यूरेट करो तो बाप समान बन जाएंगे। तो मेन एक्यूरेसी और अलर्टनेस में अगर हम रिव्यू करें तो इट इज फर्स्ट इज डिले इज डेंजर, सेकंड मेकिंग टाइम टेबल ऑफ योर फीलिंग्स, अटेंशन एंड चेकिंग, these are the tools of alertness। विस्तार को समेटना, फर्स्ट स्वयं को चेंज करना ऑलवेज, एंड ऑफर योरसेल्फ फॉर सेवा, बिकमिंग साक्षी इन प्लेइंग पार्ट। ये जो हम कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बीइंग एक्यूरेट एंड अलर्ट। तो अगर ये लाइफ में आ जाए तो जीवन कैसा बन जाएगा, बहुत स्पेशल बन जाएगा। तो अब हम आज इस एक्यूरेसी और अलर्टनेस को समझते हुए जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी, जो हाईएस्ट लॉ है, द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल लॉ है। एंड आई थिंक सो वी हैड डन द फर्स्ट चैप्टर ड्यूरिंग द एडवांस क्लासेस कि व्हाट इज कार्मिक अकाउंट, क्योंकि द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसमें सबसे बड़ा अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो कार्मिक अकाउंट इज देयरफॉर द ग्रेटेस्ट बिकॉज इसमें बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो नाउ दिस कार्मिक अकाउंट, हाउ इट इज ट्रू इन आवर रिलेशनशिप, आज हम वो थोड़ा स्टडी करेंगे। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कार्मिक अकाउंट, कर्म मतलब this is very much clear कि what we do, this is what people think, but actually कर्म अर्थात what, कर्म सॉरी, जब भी कोई गलत मेरे पास आ रहा है, दिखाई नहीं देता होगा, एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है? पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो कार्मिक अकाउंट जब हम कहते हैं तो सबसे पहले संबंधों में कार्मिक अकाउंट हम कैसे बना देते हैं। इनफैक्ट जब भी हम कोई संबंध की बात करते हैं, हमारे relationships is purely based on the karmic connections we had with that soul, and therefore that soul comes in this lifetime, and if it is more, it means more karmic account, and if it is less, तो इसलिए वो कम कार्मिक अकाउंट है। तो अब जब भी एक सिंपल फॉर्मूला है,
अगर कोई भी इलनेस आ रही है तो इसका मतलब कभी ना कभी उसका रॉन्ग हमने लाइफस्टाइल जिया था, therefore it is the illness today. So the wrong lifestyle today will give the illness tomorrow. So in a way it is nothing but cause and effect का पूरा वर्ल्ड है, विथ हिज साइंस ऑल्सो सेज कि जो आज इफेक्ट दिख रहा है मतलब समवेयर इट वाज अ कॉज. So when we understand this, we will always understand that if the effect is like that, I will have to take the responsibility of the cause. So if I cannot understand that, अगर मैं इफेक्ट को देखते हुए मैं कॉज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि बिकॉज आई डोंट टेक इट, तो एंड बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई गो ऑन डूइंग इट एंड आई गो ऑन गेटिंग इट. अगर मेरा पेट दर्द हुआ, मैंने ये रिव्यू नहीं किया कि आखिर मैंने क्या खाया था जिसके कारण पेट दर्द हुआ, क्योंकि मेरा पेट दर्द हुआ ना. अब हम सोचते कि उसने तो खाया, उनको तो कुछ हुआ नहीं, उसका इट्स ओके, बट आई डिड इट, आई एम फेसिंग इट, समवेयर मेरा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स डजंट सूट मी, सो माय पेन I am responsible for it. So when we understand this, we will never blame anyone for what I am going through. इसलिए the any effect, there cannot be any effect without a cause. If there is an effect, there must be a cause. तो इसी तरह इसलिए इसी को कर्म फिलॉसफी कहते हैं. तो जब हमें दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है, इट्स लाइक इट्स द इफेक्ट, मतलब आई एम गोइंग थ्रू सम पेन, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, तो इसका मतलब वो इफेक्ट है, वो फ्रूट है. इसलिए हम कहते हैं दुख सुख या फल है. फल मतलब एक समय वो बीज था, वही बीज इवेंचुअली बिकम्स अ फ्रूट. हम जब फ्रूट आता है तब हमको दिखाई देता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट वाज अ बीज. अब वो बीज कब था वी डोंट नो, और मेनी टाइम्स वी नो आल्सो. So this is what is being told therefore in karmic world and in many scriptures also. पूरा संसार कर्म के ऊपर है, कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन. दूसरा रामायण भी कहती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा. मतलब ये दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट कार्मिक कनेक्शन. और कर्म इट्स कॉल्ड अ फील्ड ऑफ एक्शन. तो जब फील्ड ऑफ एक्शन है तो एक्शन इज एवरी मिनट. अब वो एक्शन किसको कहेंगे, जैसे इसमें बताया है कि इस कार्मिक अकाउंट में, इस कार्मिक वर्ल्ड में, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस. जितनी हम थॉट्स वर्ड्स और एक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मीन्स मैं अपना कार्मिक अकाउंट बनाती जा रही हूँ. तो इसलिए ये फीलिंग्स का वर्ल्ड है एंड यही हमारा ट्रांजैक्शंस है इन दिस अकाउंट, द थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस. अब हम सोचे कि पूरे दिन में हम कितने ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं. हम शायद एक्शंस तो हम कम करते होंगे, लेकिन थॉट्स में हमारी ट्रांजैक्शंस चल रही होती है. सो व्हाटएवर आई एम थिंकिंग इज अ ट्रांजैक्शन, एंड जिसके प्रति किया जा रहा है वो मेरा बुक्स है, मतलब वो मेरा अकाउंट बन रहा है. सपोज आई एम क्रिएटिंग अ थॉट फॉर यू कि आप ठीक से नहीं बैठे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो मेरा ये ट्रांजैक्शन आपके लिए जा रहा है. नाउ आई एम गुड फॉर अदर्स बट आई एम क्रिएटिंग फॉर यू. तो इट्स लाइक एक एरो मैं आपको भेज रही हूं और आपको वो एरो लग रहा है, because it's a soul. Now what is the karmic when we talk about thoughts, words and actions?
तो thoughts is based, what is soul? Soul is nothing but a bundle of thoughts, impressions, संस्कार्स. तो इसलिए आत्मा का आत्मा के साथ अकाउंट है, शरीर का शरीर के साथ अकाउंट नहीं है, आत्मा का आत्मा के साथ अकाउंट है. जब आत्मा का आत्मा के साथ है तो हर थॉट्स डिफरेंट है. मेरा the way I think and the way you will think, is it the same or different? It's always different. Even if it's twins, they are always different. इसका मतलब उसका, because this is clear कि आत्मा और उसकी आत्मा डिफरेंट है, चाहे शरीर एक ही जैसा हो, अपीयरेंस वाइज बहुत सिमिलैरिटी हो, बट आत्मा इज डिफरेंट. तो जब आत्मा का अकाउंट है तो अकाउंट का मतलब ही हुआ गिव एंड टेक, देना और लेना, ये है अकाउंट्स. और इक्वेशन यही है कि जो हम देंगे वो हमको मिलेगा. तो अब ये पूरा क्लियर फॉर्मूलाज स्पिरिचुअल लॉस का क्लियर हो जाता है. वन इज इफ आई एम गेटिंग द फ्रूट, मतलब इफेक्ट है तो कॉज है. और सेकंड, इफ आई एम गेटिंग इट, मतलब आई हैड गिवन इट. तो मुझे अगर मिल रहा है, हो नहीं सकता मैंने नहीं दिया हो. तो इसलिए देयर इज सिंपल हो गया कि देयर इज नथिंग टू ब्लेम, क्योंकि जब मुझे मिल रहा है तो मेरा बीज था. तो कर्मा मीन्स थॉट्स और उसके वर्ड्स एंड एक्शंस. सो दीज आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन. एंड रिलेशनशिप जो भी है इज कंप्लीटली थॉट बेस्ड. इसलिए तो हम कहते हैं इसके साथ है ना, मेरे आई हैव स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, माय रिलेशंस नाउअडेज आर नॉट सो गुड. इफ इट वुड हैव बीन फिजिकल बेस्ड, तो देयर वुड हैव बीन अ डिफाइंड पैटर्न. जैसे इफ आई से मदर फादर, बाप बेटा, मतलब फादर इज अ रिस्पेक्टेबल फिगर एंड द चाइल्ड शुड बी एन ओबीडियंट फिगर. तो वी हैव अ डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग और इवन अ फीलिंग्स फॉर अ कॉम्बिनेशन. लाइक अगर मदर डॉटर है, हम कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. ब्रदर सिस्टर, वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. सो इट्स लाइक if at all it would have been the physical ones, so it would have been gone as per our definition. कि अगर हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ है, हम कहेंगे बहुत अच्छा है, कंपेनियन है, लाइफ कंपेनियन है, क्योंकि बहुत अच्छा नजदीक का संबंध है. तो बट प्रैक्टिकली क्या देखा जा रहा है कि चाहे हम कह रहे हैं ये क्लोज रिलेशनशिप्स, बट एवरीवन शेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न with every individual, to the extent कि वही आत्मा एक आपस में भाई भाई कहीं बहुत अच्छे हैं, कहीं नहीं है, कहीं बहन भाई बहुत अच्छे हैं, कहीं नहीं. मीन्स ऑल दिस काइंड तो ठीक है, बट इवन ऑफ वन इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स. लाइक वो डॉटर इन लॉ है, उसका सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जब मदर इन लॉ आ जाती है तब पता नहीं क्या हो जाता है. इसी तरह वो मदर इन लॉ बाकी सबसे अच्छी है, पर वो सामने जब वो डॉटर इन लॉ आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है. सो व्हाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन थॉट्स. सो देयरफॉर इट्स वेरी क्लियर, इट्स relationships are not at all physical. Relationship are all based with the soul. So it's a soul connections. It's not a physical connection. And therefore हम लोग कितने बड़े कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं कि ये डॉक्टर चलो शादी कर लो, ये पीएचडी वो पीएचडी शादी कर लो. और जबकि शादी किसकी हो रही है? एक आत्मा की दूसरी आत्मा के साथ. तो जिसकी एक्चुअल शादी हो रही है उसका तो मैचिंग किया नहीं, और जो फिजिकल है उसका मैचिंग कर लिया. तो होता क्या है, व्हेन दे बोथ सोल कम टुगेदर, हम कहते पता नहीं पहले क्या हुआ था, आई फेल्ट कि ही इज अ डॉक्टर दिस, लेकिन
पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इट वाज नॉट द फिजिकल, it was the soul which was getting married to the other soul. It's not a physic which is getting married to a physic. तो ये सोल की अंडरस्टैंडिंग एंड द कार्मिक कनेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण वी आर ऑलवेज एट सॉर्ट ऑफ एक डिलेमा में होता है कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, व्हाई कांट वी डू, मतलब ये सब हुआ कैसे. So the answer is this: relationships are thought based, not physical. तो अब जब हम कहते हैं कि relationship is thought based, तो अगर गहरा कोई भी विचार आपके किसके साथ ज्यादा चलते हैं, किसके लिए आपके थॉट्स ज्यादा चलते हैं, वो हमारे क्लोज कनेक्शन के होंगे. दैट्स इट कुड बी प्लस और माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव. जिनके लिए भी मैं बहुत ज्यादा थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप. तो फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ इट्स एक सिंपल एग्जाम्पल है, फीलिंग्स और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर एक इस कार्मिक अकाउंट में है कि opening balance and closing balance. So it's just like closing balance of the previous birth of the previous year becomes the opening balance of the current year. तो इसका मतलब 31st मार्च को जो बैलेंस था और 1st अप्रैल को जो बैलेंस रहेगा वो सेम रहेगा ऑलवेज. नाउ अब इस कार्मिक कनेक्शन में सबसे बड़ा सस्पेंस अकाउंट है कि ओपनिंग बैलेंस हमको पता नहीं है. मतलब प्रीवियस में क्या हुआ वो हमें कुछ नहीं पता. बट द सोल, बिकॉज इफ इट्स व्हेन वी से दैट सोल का अकाउंट है उस सोल के साथ, दिस इज प्रूव्ड. जब सोल का सोल के साथ अकाउंट है, सोल इज इम्पेरिशेबल, तो वो आत्मा अकाउंट लेके जाएगी. इम्पेरिशेबल मतलब क्या, जो जो उसके संस्कार है, जिसके साथ है, जिस तरह के कर्म किया वो साथ लेकर जाएगी. क्यों? क्योंकि सोल का सोल के साथ अकाउंट है. तो इसका मतलब लास्ट ईयर या लास्ट बर्थ तक का जो अकाउंट फीलिंग्स होगा जिसका जिसके प्रति, उसका करंट ईयर में इम्पैक्ट आएगा या वो ओपनिंग बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा? वो रहेगा, 100% रहेगा, क्योंकि वो लास्ट का था तो इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा. लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस हमें कुछ पता नहीं है. अब क्या हो रहा है, सपोज नाउ एन एग्जांपल, सपोज एक मदर है, वो मदर एंड डॉटर है. वी विल से कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है मदर एंड डॉटर, उससे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है. लेकिन ये संबंध, ये डॉटर इज जस्ट नॉट फेवरेबल विद द मदर. शी जस्ट डजंट, अब 2-3 साल तक तो पता नहीं चलता वैसे भी, बट हर बात में मदर को बैक आंसर करना, मदर मतलब ऑलवेज रिटेलिएट करते रहते हैं. अब ये मदर सोचती है, मदर तो आफ्टर ऑल मदर है, वो कहेगी आफ्टर ऑल तो मैं माँ हूँ, वो फिर भी अच्छा कर रही है, वो अच्छा कर रही है. लेकिन उसके तरफ से उसका यही आ रहा है रिस्पॉन्स. तो अब नाउ व्हाट टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ वो पेन क्रिएट करती है कि देखा एक ही डॉटर है मेरी एंड द वे शी इज रिस्पॉन्डिंग, आई हैव नेवर मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था. बच्चे हम तो सोचते ज्यादा बच्चे होंगे तो प्रॉब्लम होगी, मेरी तो एक ही डॉटर है. लेकिन क्यों वो अकाउंट है, in spite of that कि that soul, the soul mother is giving the best to the daughter, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रही है? क्लियर है कि कुछ ओपनिंग बैलेंस है. अब क्या होगा, नाउ इन द सपोज इट्स लाइक इन द बुक्स ऑफ द डॉटर, लाइक डॉटर के अकाउंट में, डॉटर के बुक्स है, आई थिंक सो पीपल यू मस्ट बी नोइंग द बेसिक लेजर एंट्री. तो क्या होता है मेरे बुक्स में, मतलब मैंने जिस जिसके साथ ट्रांजैक्शन किए हैं
तो वो मेरा बुक्स हो जाएगा। तो मेरे बुक्स में अब मदर का जब नाम आता है तो मेरा मुझे पता नहीं क्या होता है, जैसे दैट मदर द डॉटर सीज दैट मदर, उसको वापस ना उसको अच्छा ही नहीं फील होता है। तो इसका मतलब उसका एक रिवेंज का वो जैसे 10,000 उसने रखा हुआ था, इफ वी जस्ट क्वांटिफाई द थॉट्स, तो मतलब ये क्लियर था कि ओपनिंग बैलेंस कुछ उस आत्मा का, मदर का डॉटर के साथ बहुत गहरा था, जो जन्मते ही थोड़े समय के बाद वो डॉटर इस तरह मदर के साथ कर रही है, तो वो लास्ट था। क्योंकि इस करंट ईयर में तो आई जस्ट कैनॉट सी दैट कि कारण क्या है, हुआ क्या था कि क्यों मुझे वो कर रही है। तो इसका मतलब पिछला था। तो पिछला भी क्या था, इट्स नॉट कि पिछला इट इज लास्ट बर्थ, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ बर्थ्स, वी जस्ट डोंट नो। इट्स लाइक 31 मार्च 2020, अब वो कब से वो एंट्री चली आ रही है आई डोंट नो। हमें तो ये पता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो अभी ये डॉटर इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उसके पास वो मदर का वो रिवेंज की फीलिंग है। इन अदर वर्ड्स द मदर हैज a strong negative account with the soul because it's a soul connection। हम कहते डॉटर है और ऐसा है, ये है और ऐसा है, ब्रदर है और ऐसा है, ऐसे हो सकता है क्या? इट्स नॉट हो सकता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि कोई भी गहरा जो थॉट्स आपने क्रिएट किया है किसी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाला, दैट विल कम इन सम ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप। क्यों आएगा? क्योंकि अब जब आपने जो भी पावरफुल भावना क्रिएट की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बिजनेसमैन हैं, उन दोनों का शुरू में तो बहुत अच्छा चला। आफ्टर 4 years of the partnership, one of them, Mr. A, feels कि कुछ गड़बड़ करो, मतलब कुछ ग्रीड आ जाती है बिकॉज द टैलेंट्स आर यूज्ड, ही फील्स आई एम वेरी टैलेंटेड, और वो कुछ अकाउंट में गड़बड़ करता है टू द ट्यून ऑफ 1 crore। he creates that loss, and this Mr. B is very much has complete trust on Mr. A, or he just doesn't think कि ऐसा भी। after 6 months he comes to understand what is the problem, and the moment he understands फिर उसको एक बहुत बड़ा setback लगता है, and because of which there is वो set इतना पावरफुल था कि उसके शरीर पर असर पड़ा, and he started developing giant diseases like BP, heart की problem, he had to be hospitalized, surgery हुई थी, etc etc। अब इधर उनके बच्चे फॉरेन जाने वाले थे स्टडी करने के लिए, they were stopped because पैसों का प्रॉब्लम आ गया, बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया। अब ऑलवेज द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल, एक ब्लेमिंग चलता है कि मैं, वो वाइफ हमेशा कहेगी कि मैं कितनी बार कहता हूँ कि आप मत ब्लाइंडली बिलीव किया करो, बट आप फिर भी ऐसे करते हो। सो देयर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन द टू बिकॉज ऑफ दिस। दिस ऑल हैपेंड आफ्टर दिस डिस्कवरी। तो इधर वो उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है, अच्छा उधर हस्बैंड वाइफ में ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, बच्चे कर्ज कर रहे कि क्या है तुम लोग मुझे जाने दे रहे हो, एंड द होल रीजन फॉर ऑल दिस इज हु? मिस्टर ए। व्हाट डू यू थिंक, शुड मिस्टर ए गेट दैट इफेक्ट? शुड ही सफर फॉर व्हाट ही हैज डन? होना चाहिए ना उसको। अब उसने क्या क्या किया, मन का दुख दिया क्योंकि एक सेटबैक लगा, अच्छा तन का भी दुख दिया, धन से भी दुख दिया, जन को भी दुख दिया, तन मन धन जन संबंधों सबको दर्द किया। अब क्या लगता है कि ये आत्मा जिसने इतना सारा दुख दिया, द रीजन इज मिस्टर ए, विच अब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है, मिस्टर ए लिव्स द बॉडी। अब इन लोगों को वो अभी भी वो फीलिंग्स है, वो सेटबैक है, वो किया हुआ है, माफ कभी किया नहीं है अभी तक। तो
तो अब वो आत्मा को वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? शरीर दूसरा है, वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। कौन से वो रिलेशनशिप में आएगी जहां वो चारों तरह का दुख दे सकती है, तन से, मन से, धन से, शब्दों से, एक्शन से? कौन से रिलेशनशिप होगी? दिस इज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप। देयरफॉर जो क्लोज संबंध है, दे आर नथिंग बट अ कार्मिक कनेक्शन, जिसके कारण हम क्लोज में आए। सो नाउ अगेन गोइंग बैक टू दैट इश्यू, अब वो द डॉटर is always revolting, is always retaliating. अब थोड़े समय तक तो मदर फिर भी अच्छे से उसको गुड विशेस देती है उस डॉटर को, उसकी रिवेंज का है, लेकिन वो मदर का गुड विशेस देती है। सपोज अब यहाँ गुड विशेस इतनी नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद फिर वो मदर भी कहेगी ना, आखिर भी मैं कब तक सहन करूं, उसके पास इतना स्टॉक है नहीं, जितना है ऐसा मद मैं माँ हूँ, ये करके वो कर तो रही है, पर कब तक करेगी? तो अब फिर वो पेन क्रिएट करने लग जाती है। एंड देयरफॉर दैट पेन में क्या होता है, द थॉट्स ऑफ पेन इज, इसको भी पता चलना चाहिए, जाएगी ना दूसरे घर में तो पता चलेगा कैसे होता है। एंड इस वो ऐसा कर, बार बार उसके प्रति ऐसा करती है, ऐसा करती है, पेन क्रिएट करेगी। तो पेन करने से क्या होगा, अब उस आत्मा का अगर इधर 2000 है, अभी तो 20,000 है, तो 2000 है और एडिशन और 2000 कर लिया, पहले का है ही, समझ लो ओपनिंग बैलेंस, फॉर एग्जांपल वी से इट इज 10,000, तो अब उसका क्या है बैलेंस, अब और ज्यादा बढ़ गया, पहले तो था अब और बढ़ गया। तो इस कारण अगर हम जो भी मेरे साथ कर रहा है, हम और उसका नेगेटिव सोच रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वी जस्ट कैन नॉट फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है आखिर, तब तो हमको बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज व्हेन वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट, इट्स वेरी क्लियर इट्स द लास्ट ईयर्स अकाउंट विच इज कैरीड फॉरवर्ड, और अगर ये कैरीड फॉरवर्ड है तो मुझे तो सिर्फ उसको सेटल करना है। तो अब उसको सेटल, तो अगर इस सोल में, मदर की सोल में, उसमें इतनी पावर है, तो विच वी गेन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू मेडिटेशन, कि आई जस्ट डोंट क्रिएट इट। तो उसमें फायदा क्या होगा कि आई डोंट क्रिएट इट, वो आत्मा तो बहुत अच्छे नजदीक के संबंध में है, वो करती जाएगी करती जाएगी, तो करती करती एक समय उसका क्या हो जाएगा, चलो गुड विशेस नहीं क्रिएट करो, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर केवल एकदम विटनेस, साक्षी अवस्था, कुछ क्रिएट भी नहीं करे और वो करती जाए, तो क्या हो जाएगा, एक समय सेटल होता जाएगा। एडिशन नहीं होना भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लॉस तो है, लेकिन अगर लॉस कम है, एडिशन नहीं हो रहा, ये भी एक रिलीफ है। तो इस आत्मा का नहीं क्रिएट करना बाय थॉट्स, क्योंकि जितना क्रिएट करेगी अगेन इट विल बी एडेड टू दैट अकाउंट। तो एक तो इसके लिए ये बेनिफिट है। बट अब दूसरे में इफ वी सी इन द इन टू द डॉटर्स, अब डॉटर का जो अकाउंट है, अब उसमें प्रॉब्लम, फायदा क्या होगा उसका नहीं क्रिएट करने में डॉटर का, जैसे उसके अकाउंट में उसने ये देखा डॉटर तो क्रिएट करती जा रही है, और अगर वो डॉटर जितनी बार क्रिएट कर रही है, वो अपने आप को, अपने संस्कार पावरफुल कर रही है, ठीक है, वो रिटेलिएट कर रही है, नो डाउट, इट इज द पास्ट अकाउंटिंग, प्रीवियस बर्थ का अकाउंटिंग है, बट दैट डॉटर इज मेकिंग दैट संस्कार उसका बहुत पावरफुल वो बना रही है। संस्कार को पावरफुल बनने में कितना टाइम लगता है, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, फोर्थ टाइम तो वो संस्कार बन जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, दो उसका संस्कार पावरफुल बनने से क्या होता है, एक तो अभी उसका तो मदर के साथ है, इस कारण चल रहा है, नाउ इट विल बी यूज्ड इन मेनी अदर रिलेशनशिप आल्सो,
the daughter will use it, that संस्कार बहुत सारे रिलेशनशिप में यूज करेगी, और जब बहुत सारे संबंधों में वो यूज करेगी तो उसका कितनों के साथ और कार्मिक अकाउंट हो जाएगा। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि वो यूज करती जाएगी, उसका और भी क्रिएट करती जाएगी दूसरे के साथ भी। तो therefore द मदर, हम सोचते हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको मिलना चाहिए या मिलेगा या कब मिलेगा, वो तो लॉ है, वो जब मिलेगा तभी मिलेगा। मेरा ये सोचना, मेरा क्या हो रहा है, मेरा ऐड कर रहा है उसके ओपनिंग बैलेंस में। तो अब उसके तरफ उसको जो बल्कि रिजल्ट आने वाला है वो डिले होता जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही इतना सोच रही, मैं ऐड करती जा रही हूँ। तो which we saw in the previous one कि if I'm adding, I'm actually making her more powerful to do more wrong to me, because I'm adding 10,000 था, 2,000 और ऐड किया। So I'm making, just forget the good wishes part, आप अगर नहीं देखो इसको, तो I am, उसके जो रिजल्ट उसको मिलने वाला है वो डिले होता जाएगा मेरे ऐड करने से। एंड हाउ डू आई ऐड, मिलना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए भगवान कब मिलेगा उसको। तो ये सब थॉट्स भी आई एम एडिंग, तो आई नीड नॉट ऐड टू दैट अकाउंट। अब थर्ड है, तो सेकंड हो गया कि फर्स्ट इज इफ आई एम गेटिंग इट, आई हैड गिवन इट, and second is I am adding it, then I will delay her result of what she should be getting, and third is if she is doing it still, uske sanskar hai, she is again creating problem for her for many other reasons also, with many other souls. So in a way, बिकॉज इन तीनों में एक्चुअली क्या देखा जाए, वो बेचारी वो आत्मा बहुत परेशान होती जाएगी। तो ऐसे समय मुझे क्या चाहिए, ऐसा सोल, ऐसा मदर, उसको केवल तरस की भावना, मर्सीफुल फीलिंग्स चाहिए। बिकॉज इफ एंड देयरफॉर व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी कि अरे वो गलत कर रही है, मतलब शी इज डिमांडिंग मर्सी फ्रॉम मी, वो तब हो सकता है जब मैं इस गहराई को समझूंगी, तब वो फॉरगिवनेस आ सकती है। बिकॉज ये गहराई को मैं समझती हूँ कि इसको कितना मिलने वाला है, उसको कितनी रहम चाहिए। तो जो ज्यादा गलत कर रहा है, देयरफॉर वो रहम का पात्र है, ये स्पिरिचुअल लॉ ये प्रूव हो जाता है। तो इस कारण वी डोंट, आई नीड नॉट थिंक कि उसको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है। देयरफॉर अब क्या होगा कि मेरे अंदर से ओनली गुड विशेस जाएगी। सो द मदर विल जस्ट गो ऑन क्रिएटिंग गुड विशेस फॉर द सोल, ऑलवेज गुड विशेस। वो रॉन्ग कर रही है, फिर वो हस्बैंड ऐसा कर रहा है, फिर भी वो वाइफ गुड विशेस क्रिएट कर रही है, करती जा रही है। अब क्या होगा इसमें, अगर गुड विशेस वाली जो प्रिंसिपल है वो अगर ज्यादा है, लाइक ईयर, इसमें हमने देखा कि अगर गुड विशेस ज्यादा हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी इसकी, मतलब ऑलवेज वो जितनी बार करे वो गुड विशेस थॉट ही क्रिएट कर रही है। तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 10,000 आ जाएगा ना, तो उसका एकदम नलीफाई हो जाएगा रिजल्ट, मतलब मेरे अंदर अब उसका इम्पैक्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरा सेटल हो गया। एंड व्हाई इट वाज सेटल्ड, बिकॉज द गुड विशेस 10,000 तक रीच हो गया, जितना देना था वो दे दिया मैंने उसको, थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शंस में, आई जस्ट वेंट ऑन गिविंग इट। तो एक तो मेरा उसके साथ अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, उसका तो फिर भी संस्कार बन गया, वो उसने चेंज नहीं किया उस सोल ने, तो वो संस्कार उसको और उसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब अब क्या होगा, पलड़ा इस तरफ का भारी होता जाएगा।
तो करंट उसको जो देना है वो ज्यादा हो जाएगा उसको, बिकॉज मेरा अब 20,000 हो गया है. आई मीन आई एम क्रिएटिंग सो मच गुड विशेस, सो इट आई हैव टू गेट इट. तो अब उसने जो एक्स्ट्रा क्रिएट किया है मेरे लिए, करना 10,000 ही था, एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, उसको ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज वो तो एक्स्ट्रा है. मेरा तो सेटल हो गया ना. सेटल होने के बाद अगर मुझे 10,000 देना था, मैंने सपोज 15,000 दिया, तो 5,000 किसका एक्स्ट्रा था? मेरा एक्स्ट्रा था. तो मैं ज्यादा गुड विशेस क्रिएट करूंगी तो वापस मुझे भी क्या मिलेगा? अब तो वो मुझे ही मिलना है ना, और उसका ज्यादा नेगेटिव क्रिएट होता जा रहा है. तो एक जैसे ही सेटल हो जाएगा तो अब उसका असर उसको खुद को होता जाएगा. जो हम कई बार कहते पता नहीं इतना ये कर रही है, इसका तो बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, इसके तो फर्स्ट क्लास, उसको तो सक्सेस मिलता जा रहा है, एवरीवन इज सो गुड फॉर हर. अभी मतलब इन स्पाइट ऑफ शी डूइंग सो मच विथ मी, लाइक सपोज दैट हस्बैंड एंड वाइफ है, the husband is doing so much to that wife, but still uska in the face, in the books, in the feelings for many others, because he is good to everybody, but iske prati wo bahut zyada hai. And if this wife, if she has the power to create the good wishes always, अब क्या होता जाएगा, जैसे ही उसका सेटल हो जाएगा दैट पर्टिकुलर लेवल के बाद, उसको जो मिलना है ऑटोमेटिक वो पनिशमेंट उसको मिलती जाएगी. It could be in any form, it could be in the form of illness, it could be in the form of कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके लाइफ में, that will be taken care of. मुझे the wife has not to think कि इसको कब मिलेगा, इनको तो मिलता ही नहीं है, मुझे ही मिलता है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे इसका भारी होना है उसको मिलता जाएगा. तो therefore ये इस बात से भी आई एम द मदर, द वाइफ और द फादर इज रिलीव्ड कि कब मिलेगा उसको, उसको मिल जाएगा. एक्सेस में कोई रखने वाला नहीं है, किसी वे से मिल जाएगा. तो फोर्थ इज आई डोंट हैव टू थिंक इवन कि उसका कैसे होगा. और फिफ्थ है नाउ, जैसे जैसे उसका सेटल होता जाएगा इसके अकाउंट में, उसकी जो भी अमाउंट है वो सेटल होता जाएगा थॉट्स का, तो इसकी आदत जो पड़ी है गुड विशेस की, पावरफुल टू जस्ट क्रिएट गुड विशेस, तो शी इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग हर सोल. इसने गलत किया, मुझे अच्छा सोचना है, इसने गलत किया, मुझे अच्छा सोचना है. सो व्हाट इज शी डूइंग, दैट सोल इज स्ट्रेंथनिंग herself a lot. अपने सोल को वो पावर, शी इज मेकिंग herself वेरी पावरफुल. और जब वो खुद इतनी पावरफुल हो जा रही है, उससे उसके बहुत सारे और जो अकाउंट्स है, शी इज एबल टू क्लियर इट. जो भी कार्मिक अकाउंट कितने बाकियों के साथ जितने कम है वो क्लियर. इसलिए एक के साथ, जिनके साथ मेरा बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट है, नाउ सी द अदर वे राउंड, जिनके साथ मेरा कभी बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट होता है, तो क्या होता है कि वो अकाउंट, उसके साथ जब हम ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं तो कितने दूसरों के साथ भी हमारा प्रॉब्लम चलता रहता है, क्योंकि हमने इनके साथ इतना ज्यादा क्रिएट किया है फीलिंग्स. तो वो फीलिंग अब इट्स लाइक वन कॉम्बिनेशन कि फादर और सन का चल रहा है. So the father is creating a lot of pain because of the deeds of the son, and because of this pain it is creating, because कुछ भी बोलो वो negate करता है, कुछ भी बोलो वो deny करता है, कुछ भी बोलो वो disobedient है. Okay, अब now the pain which has been created by the father is adding to the already existing account. At the same time it is weakening the relationship of the father with many others also, because the soul is getting weaker. तो अब वो ब्रदर के साथ भी हो रहा है, उसको हमेशा डर लगता है कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे. अगर वो दूसरे डॉटर के साथ भी है तो भी उसको प्रॉब्लम है
कि वो, because he is weakening. And why? Because it is that relationship जिसके साथ maximum transactions चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में अगर वो वीकन हो गया, उसका जो फेट है इज वेरी वीक, क्योंकि बहुत पावरफुल कार्मिक अकाउंट, और उसके कारण वो अफेक्टेड है. तो बीइंग अफेक्टेड इन एनी कार्मिक in relationship which has a strong account means I'm actually weakening many other relationships also. तो वाइसा वर्सा है. तो इसलिए जितना हम गुड विशेस और पावरफुल फीलिंग्स ऑफ मर्सी रखते हैं, हमारा पावर भी होती है, सेटल भी होता है और पावरफुल भी होता है. तो अब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अब हम क्रिएट करते जाएंगे. अब एडिशन भी कैसे होती है, एक होता है कि हम वो क्रिएट करें, फर्स्ट वन इज द ओपनिंग बैलेंस है, एंड सेकंड इज हम क्रिएट करता है, और जो क्रिएट करेगा और फिर भी वो ब्लो मिलता जाएगा, उसमें नाउ वी स्टार्ट स्प्रेडिंग. जैसे ये होता है ना, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाता है थर्ड स्टेज में, जो अभी चल रहा है. तो अब नाउ वी स्टार्ट स्प्रेडिंग ऑल्सो. अब द डॉटर इज नॉट गुड, द मदर इन लॉ इज नॉट गुड टू मी. Now that daughter-in-law is not only bearing it, but at the same time spreading it to many others. She will tell to her mother, the mother will tell to the other daughters, and then they will tell to the father, they will tell to the husband. अब सब लोग क्या कहेंगे, उसकी मदर इन लॉ है ना बहुत ऐसी है. तो how many of them are creating wrong thoughts for one person? बैर एक जन कर रहा है, लेकिन क्रिएट कितने लोग कर रहे हैं. सो नाउ एवरीवन इज क्रिएटिंग एन अकाउंट विद दैट मदर इन लॉ. एंड द मेन सबसे ज्यादा किसका क्रिएट हो रहा है, इट्स लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सैमसंग का प्रोडक्ट है, डीलर्स के पास आता है, हम लोग डीलर्स से लेते हैं वो मोबाइल, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है. व्हाई? आपने परचेज तो डीलर से किया, कंपनी के पास प्रॉफिट कैसे जा रहा है, बिकॉज सोर्स कौन है, वो कंपनी है. सो इफ द मदर इन लॉ इज द सोर्स टू क्रिएट द नेगेटिव फीलिंग्स फॉर दैट daughter in law to so many people, like sorry, the daughter in law is the one to create so many negative feelings फॉर द मदर इन लॉ, इतने सारों के साथ वो कर रही है. तो अब सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब 10 लोग अगर क्रिएट कर रहे हैं तो कमीशन परसेंटेज इस डॉटर इन लॉ के पास जाएगा. अब इतना सब करने के बाद भी फिर होना क्या है, मदर क्या कहेगी, बेटे रहना तो उनके साथ ही है ना. तो अब उसके साथ और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉटर इन लॉ का मदर इन लॉ के साथ. क्यों? क्योंकि उसने इतना स्प्रेड किया, और उन सब का कमीशन, उन फीलिंग्स ऑफ दैट कमीशन वो डॉटर इन लॉ को मिलती जा रही है. तो उसका उस मदर इन लॉ के साथ और ज्यादा टसल है. इसलिए ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम विथ इन एनी रिलेशनशिप, आप केवल उनको ही बताओ जो गुड विशेस क्रिएट कर सकते फर्स्ट, और आइदर जो आपको कुछ सोल्यूशन दे. जो खुद नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं उनको बताने से आई एम मैग्नीफाइंग माई प्रॉब्लम, आई एम मैग्नीफाइंग द नेगेटिविटी बिटवीन दैट इंडिविजुअल. और प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वी डोंट नो दिस पार्ट, हम उन्हीं को बताते हैं जिनका मेरे साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, और इन अदर वर्ड्स जो मेरे को एंश्योर करेगा, यस यू आर राइट, शी इज रॉन्ग, that is what I wanted, and therefore they also will create wrong, because she is wrong, they have to create wrong feelings, and therefore we want to tell to those souls only which approve of my behavior, which approve of my feelings. In other words, I want my karmic account to be more negative with that soul.
Therefore I tell to those souls which approve of me. उनको बोलो, एक होता है ठीक है बोलो, लेकिन लेटर मेक इट श्योर कि दे डोंट थिंक एनी नेगेटिव फॉर दैट सोल. तब तो ठीक है बोलने का फायदा है, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं तो आपका बोलने का कुछ, क्योंकि आपका अकाउंट उनके साथ और बढ़ता ही जाएगा. तो मतलब इट्स लाइक मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मैं और ज्यादा कर रही हूँ, बोलती जा रही हूँ उसके बारे में, और ज्यादा मुझे ही मिलता जा रहा है. इसलिए केवल उन्हीं लोगों को बोलो. One is those who can create good wishes, second is those who can give solutions, and third is spiritual personality, those who just don't create any problem, any negative feelings to their soul. On the contrary, they will just give good wishes for that soul. तो केवल इन लोगों को मुझे अगर स्प्रेड भी करना है तो केवल उनको स्प्रेड करना है, किसी और को मुझे स्प्रेड करना ही नहीं है. तो ये कार्मिक अकाउंट में बहुत स्पेशल ध्यान में देने की बात है. एंड फिफ्थ बात है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल, अब इसलिए जितना हो सके, जितना जल्दी कोई का किसी के साथ अकाउंट क्लियर हो जाए वो बहुत हेल्पफुल है. नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज आपने कोई फंक्शन है एंड आपने अभी किसी के साथ कुछ पैसे लिए, सॉरी कुछ जैसे प्रिंटिंग किया, फंक्शन था, प्रिंटिंग का बहुत काम था, and obviously it is always like that कि after the function is over then only you pay it, and the function was over and within 1 week you listed out किन किन को आपको पे करना है, and the printing का भी 50,000 का बिल था. you told that person कि ले लो, उसने कहा ठीक है ले लूंगा, तो नहीं लिया. विद आफ्टर 15 days अगेन यू रिमाइंडेड प्लीज आप ले लो, आप किसी को भिजवा दो, मैंने आपके लिए रखा है बिकॉज आई वांट टू रीपे, ये करना है. बोला ओके ठीक है ले लूंगा. मे बी ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, कुछ भी हो गया, 1 month हो गया, 6 months हो गया, अब स्टिल यू रिमेम्बर दैट यू हैव टू गिव इट. अब 1 month में जो देना था, आप अगर 1 month में आ जाता लेने के लिए, सो यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके ले लो. 6 months के बाद अगर वो आता है, अब आपको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दो यू नो यू हैव केप्ट फॉर हिम, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा अगर 1 year के बाद वो आए लेने के लिए, बोला वो अमाउंट प्लीज वो दो, आप कहेंगे मैंने तो बोला था ना उस समय, व्हाई डिडंट यू टेक इट, लेकिन वो नहीं लिया. सो अगेन यू स्टिल हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम. एंड जस्ट इमेजिन अगर ये 40 years के बाद वो आ जाए तो, और वो भी विद इंटरेस्ट आ जाए, तब क्या हालत हो जाएगी फिर तो. दो यू रिमेम्बर, यस आई नो, और ये भी बिकॉज यू हैड 2-3 times you reminded him, so he didn't take it and it is still coming in your books of account. but अब अगर 40 years के बाद देना हो तब क्या हो जाएगा, it will become a big problem also. though you remember, and just imagine अगर वो नेक्स्ट बर्थ में देना पड़े तब, उस अकाउंटिंग ईयर में देना ही ना पड़े फिर तो. हाँ आप कहेंगे कौन है वो आता है वो 50,000 प्लस, वो you just don't remember, because जब मेमोरी चली जाएगी and then you have to give it, it will become a biggest problem for you कि बात क्या है, किस बात की है, why is he taking. इसीलिए किसी ने मुझे कुछ किया, कुछ भी कोई कर रहा है, अच्छा है उस जीवन में मेरा सेटल हो जाए, क्योंकि अगर ये डिले होता जाएगा और तब डिले होगा उस समय देना पड़े जब मेरी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी, आई जस्ट कुडंट रिकॉल, आई कुडंट रिलेट कि बात क्या है, क्यों वो मेरे साथ ऐसे कर रही है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो बहुत अच्छा है जिस समय वो हो रहा है, मतलब अगर वो कर रहा है और मेरा फिर भी गुड विशेष है, उसी समय सेटल हो जाए. ये बर्थ आफ्टर बर्थ चलने से कभी कभी हम बैलेंस शीट में देखते हैं सॉरी कि एंट्री आ कहाँ से रही है, कब की एंट्री है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इस साल तो इसका चल ही नहीं रहा है. तो हमको वी आर नॉट एबल टू रिकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल,
दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। और सेकेंडली, सपोज वो सोल अभी इस बर्थ में नहीं आई है, बहुत पावरफुल कार्मिक अकाउंट है, ठीक है, ये बर्थ में वो नहीं आई है, लेकिन सॉरी, इस बर्थ में तो नहीं आई है, लेकिन कोई भी बर्थ में वो तो आएगी, क्योंकि उसका लेना देना है ही। और संगम युग पूरा होने के पहले पहले तो सबको आना है, सब अपना अकाउंट क्लियर करने ही वाले हैं। तो अगर वो बाद में कभी आती है और फिर वो ऐसा व्यवहार करती है, तो हमको रिकॉल नहीं होता है, और फिर हम नेगेटिव क्रिएट कर जाते हैं। तो हम फिर ऐड कर देते हैं पहले का था, और फिर जब वो बहुत ज्यादा कर रही है बिना रीजन के, कई बार हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई डोंट नो व्हाई दैट बॉस इज जस्ट, अभी आई एम तो न्यू न्यू, और फिर भी दैट बॉस इज डूइंग सो मच फॉर मी, आई मीन सो मच नेगेटिव फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो ये जो रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसका कारण है कहीं ना कहीं वो अकाउंट था, इसलिए उस कंपनी में और उस बॉस के साथ और उस कलीग के साथ हम मिले, नहीं तो हम मिल नहीं सकते। हम जो कहते हैं ना एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली नहीं होता। व्हाई आई जस्ट फील लाइक गोइंग दैट इन दैट कंपनी, व्हाई आई फील लाइक टेकिंग द जॉब इन दैट कंपनी, इट इज दैट कुछ ना कुछ वो अकाउंट था, वो आत्माओं के साथ, जो वो अकाउंट वो कंपनी में हमको ले जाता है, और वो हमको उस बॉस, उसका एनकाउंटर हो जाता है उस बॉस के साथ। तो इसलिए हमारा बहुत पावरफुल एक सेटलिंग का रीजन भी है। therefore if we understand in this manner, we are actually settling the account अगर कोई भी नेगेटिव है, by being merciful, by being positive। अच्छा, और अगर जिस दिन वो सेटल हो जाएगा ना, आप अपना गुड विशेस देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो जब वो सेटल हो जाएगा ना, तो इट्स लाइक वो आत्मा मेरे, कभी कभी हम बहुत बार सोचते हैं कि ठीक है ना, वी जस्ट रिलेशन को हम स्टॉप कर देते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपस में, द मदर इन लॉ, द टू सिस्टर इन लॉस की, चलो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तो हुए, लेकिन द लास्ट फीलिंग्स क्या थी व्हेन यू आर सेपरेटेड? बहुत अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स थी। विद दिस फीलिंग्स आप सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए, बट अंदर वो फीलिंग्स चल रही है उसके। अब नेचुरल है, अब आप कहेंगे अब मैं पीसफुल हूँ, अब शांति है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है, उसके साथ हुआ हुआ बहुत हुआ, मैंने बहुत सहन किया एक्सेट्रा, शांति है। तो शांति क्यों है? सेटल नहीं हुआ है वो, लास्ट फीलिंग्स तो अभी तक चल ही रही है, वो तो अकाउंट है हमारा। शांति ये है कि एडिशन नहीं हो रहा है रेगुलर। तो जब हम सेपरेट हो जाते, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एडिशन नहीं होता है, फाइन, लेकिन जो चल तो रहा है वो बैलेंस शीट में अकर तो होगा, चलता तो है। तो क्या होगा कि जैसे ही कभी मुझे उसकी याद आएगी, आई एम नॉट सो कंफर्टेबल, आई एम स्टिल क्रिएटिंग द नेगेटिव थॉट फॉर दैट सोल। इसका मतलब वो बुरा चला आ रहा है, अभी तक उसका वो अकाउंट है, इसलिए इट इज अपियरिंग इन माय बैलेंस शीट। तो आई विल नॉट क्रिएट, and therefore if I'm separating at the same time, it's good that I'm not adding to any that account, but at the same time if I'm just creating good wishes, तो वो सेटल हो जाएगा। तो वो जब सेटल हो जाएगा, वो मेरे जहन से चली जाएगी। इन अदर वर्ड्स, उसकी किसी भी बात की मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होगी, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही है, मतलब मेरा उसका अकाउंट सेटल्ड है। अगर किसी भी आत्मा के लिए मुझे अभी तक वो फीलिंग आ रही है, मतलब अकाउंट अनसेटल्ड, और अनसेटल्ड मतलब यू हैव टू सेटल इट, कभी भी करना पड़े करना तो पड़ेगा। देयर इज नो कंसेशन इन दिस कार्मिक अकाउंट, देयर इज नो पार्शियलिटी और नो सॉफ्ट कॉर्नर इन दिस कार्मिक अकाउंट। इसलिए कहते कर्म की गति बड़ी बलवान है, कर्म के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि कोई आपको मदद नहीं करेगा, इवन भगवान भी मदद नहीं करेगा अगर मेरे कर्म रॉन्ग है तो। यस,
परमात्मा की मदद अब हमको कैसे मिलेगी? सो द लास्ट इज हाउ टू नलिफाई द कार्मिक अकाउंट। जो भी कार्मिक अकाउंट है उसको हमको नलिफाई कैसे करना है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये फर्स्ट इज always to be on the safer side. Go on giving, creating two things, good wishes. कभी भी ये संकल्प ना आए कि उसको पता चलना चाहिए, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ऑलवेज गुड विशेस, मर्सीफुल फीलिंग्स, कि इस आत्मा को नहीं पता चल रहा है लेकिन भगवान उसको क्षमा करो। उस तो उसके प्रति गुड विशेस, मर्सीफुल फीलिंग्स इज कॉल्ड गुड विशेस। रहम की भावना हमने एक मुरली में किया था, इज कॉल्ड गुड विशेस। सेकंड, पीसफुल फीलिंग्स इज ऑल्सो टू बी ऑन द सेफर साइड। चलो मैं गुड विशेस नहीं क्रिएट कर सकती हूँ लेकिन नेगेटिव तो नहीं क्रिएट करूँ, उसको करने दो, जो करना है करना है, ठीक है। कई बार हम सोचते मैं अच्छा नहीं सोच सकती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा तो मत सोचो। केवल इस पीसफुल फीलिंग्स में प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम लगेगा उसको सेटल होने में, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग 20,000 जो हमने देखा था उस अकाउंट में। अगर आप पीस गुड विशेस क्रिएट करते हो, जैसे हमने इसमें देखा था, तो अगर आप गुड विशेस क्रिएट करते हो तो आपका उसके साथ का अकाउंट बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, जल्दी सेटल हो जाता है, क्योंकि 20,000 गुड विशेस क्रिएट की तो फटाफट सेटल होता है। और सपोज मैंने गुड विशेस तो नहीं क्रिएट की, पेन की फीलिंग्स भी नहीं क्रिएट की, तो अब मुझे सेटल होने में टाइम लग जाएगा। तो दो तरीका है, टू हैव गुड विशेस और टू क्रिएट पीसफुल फीलिंग्स। तो बोध करो, बहुत फास्ट सेटल हो जाएगा। फास्ट सेटल होने का मतलब अब वो आत्मा मेरे जहन में न डिस्टर्ब कर रही है न अच्छा कर रही। अगर मैं किसी से, अब इसमें दोनों बातें हैं, अगर मेरा किसी के साथ अच्छा भी हो रहा है, मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये भी मैं अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि एनीथिंग रॉन्ग, एनी थॉट क्रिएटेड बाय एनी वाइसेस इज अ कार्मिक अकाउंट। तो चाहे मैंने अटैचमेंट से क्रिएट किए, चाहे मैंने इम्प्योरिटी से क्रिएट किए, चाहे मैंने ग्रीड से क्रिएट किए, तो वो भी, अगर मैं बहुत ज्यादा किसी के लिए कर रही हूँ, ये भी कार्मिक अकाउंट है। और जब कार्मिक अकाउंट बढ़ जाता है तो हम कहते, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में, कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आत्मा बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो एक कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण वो बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ वी आर क्लोज, वी माइट, जैसे शादी हो गई, अब वो एक दूसरे के साथ आ गए, तो कार्मिक अकाउंट बहुत गहरा था तब तो आए थे, इसलिए वो अच्छा लग रहा था। अब जब अच्छा, उसके बाद अब उस आत्मा के संस्कार तो जरूरी नहीं बहुत अच्छे हो, नहीं भी अच्छे हो सकते, अच्छे, तो अब वो जो नहीं अच्छे हैं वो संस्कार जब सामने आएंगे, अब फिर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। तो ये जो अट्रैक्शन के कारण एक कार्मिक अकाउंट बना, उसके बाद लेट अस बी प्रिपेयर्ड कि बाद में न्यू क्लोजनेस आती जाएगी, तभी वो कार्मिक अकाउंट, इसलिए हम क्लोज आएंगे और फिर वो एक नया अकाउंट और क्रिएट, क्योंकि संस्कार अगर उसके इतने प्योर नहीं है, इतने स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो उसके संस्कार ऐसे होंगे और वो सामने दिखाई देंगे। और जब वो दिखाई देंगे, अगर हम अच्छे से अट्रैक्ट हो सकते हैं तो हम नेगेटिव कुछ रॉन्ग है तो भी हम रिपल्सिव भी बहुत जल्दी होंगे। सो बिकॉज द सोल इज वीक, एनी सोल getting attracted, being impressed, or is understood to be weak, so therefore it will very easily create negative thoughts. तो कहते हैं पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं अब क्या हो गया इनके संबंध, इसलिए कहते हैं ना बिफोर आफ्टर, वो न्यूज़पेपर में आता है ना बिफोर और आफ्टर, तो वो भी एक कार्मिक अकाउंट था।
इसलिए बाबा क्यों कहते हैं कि नेवर एवर डोंट कम इन दिस साइकिल कि बहुत अच्छा है तो चलो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। No. सबके साथ अभी सेटलमेंट का टाइम चल रहा है, अभी नया क्रिएट करने का टाइम नहीं है। तो इसलिए गिव गुड विशेस, पीसफुल फीलिंग्स। सेकंड इज बीइंग पावरफुल। कोई भी व्यवहार कोई भी कैसा कर रहा है, हम सोचे कि उसके मेरे करंट फीलिंग्स में कोई इन्फ्लुएंस ना हो। जब हम ये थियोरी जो रियलिटी है उसको अच्छी तरह से समझेंगे, हमको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। दिस बीइंग नॉन इन्फ्लुएंशियल इज कॉल्ड साक्षी अवस्था। इसको कहेंगे कि साक्षी फीलिंग। सो क्रिएटिंग प्योर फीलिंग्स मतलब कोई भी ट्रेसेस ऑफ 5 वाइसेस नहीं होगा। हम सोचते हैं हम बच्चों की पालना करते, मोह है, अटैचमेंट है, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। एनी feelings created with the help of these 5 vices means it is a negative feeling। हम अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ा रहे हैं बच्चों की। इसलिए बाबा जो कहते हैं बच्चों की पालना करनी है लेकिन ट्रस्टी समझकर, अटैचमेंट की दृष्टि से नहीं। अटैचमेंट में हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम थोड़ा एक्सेस में करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। अब जैसे प्रिंसिपल है एंड दैट प्रिंसिपल आल्सो इज अ फादर, तो जब उसका बेटा लेट आ रहा है तो वो क्या करेगा, सॉफ्ट कॉर्नर है ना उसको, तो ही विल नॉट एनफोर्स द डिसिप्लिन। तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज एक्चुअली मेकिंग हिम वीकर, making him indisciplined, his child, by being partial, by not enforcing the discipline as a principle। हम सोचते हम तो पेरेंट है ना, हम तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा तो सोचते हैं लेकिन देखना है कोई वो अटैचमेंट वश के से तो नहीं है, तो हम मर्यादा के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ साक्षी भाव। जैसे जिसमें कहा नो फीलिंग्स, नॉट क्रिएटिंग नो फीलिंग्स इज क्रिएटिंग साक्षी भाव। मैं जो वो कर रही है आई एम जस्ट बीइंग डिटैच। तो डिटैच्ड एंड ऑब्जर्विंग वो तब हो सकता है व्हेन आई नो दिस थियोरी वेल, वेरी मच नाइसली। तो प्रैक्टिस ऑफ साक्षी भाव। और नेक्स्ट इज यूजिंग द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। एंड जितना हम कोई भी कुछ करता है उसको माफ करते जाए कि कुछ मैंने किया था जो आप ऐसे कर रहे हो, आई एम वेरी सॉरी। जितना हमको पता भी नहीं है तो बहुत जरूरी है, अगर हमें पता नहीं है कि मैं अच्छा करने के लिए गई, मैं तो उसको हेल्प करने के लिए गई लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही आ गया। ओके, कुछ ना कुछ मेरा अकाउंट था, मैंने हेल्प किया, इसके बावजूद भी आ रहा है, बहुत पावरफुल अकाउंट था। उसके प्रति हम ये नहीं सोचे मैंने हेल्प की और तुम ऐसे करते हो, तुमको भी कोई हेल्प करेगा ना और तुम भी किसी की हेल्प ले नहीं सकते। आई डोंट हैव टू क्रिएट एनी कर्स फॉर द सोल। व्हाट इज फॉरगिवनेस, ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग्स टू द सोल। तो दिस इज कॉल्ड, तो दिस इज द वे टू नलिफाई द अकाउंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेडिटेशन। भोग बल, या तो सफर करो या योग बल। योग से हम सेटल करते हैं। तो जब हम परमात्मा से, शिव बाबा से, सुप्रीम से कनेक्ट करते हैं, हम आत्माएं पावरफुल होती है। तो द सोल के जितने भी कार्मिक अकाउंट है परमात्मा की रेस से वो नलीफाई होते जाते हैं। तो जितनी बार हम योग करते हैं हम अपना कार्मिक अकाउंट लूज करते जाते हैं, विच अदरवाइज वुड आई हैड टू सफर। जो मुझे भोग के खत्म करना होता था, आई टू सफर एंड स्टॉप इट, मुझे ऑटोमेटिक योग से वो स्टॉप हो जाता है। तो जब वो जितना हम योग करते हैं इसलिए अकाउंट सेटल्ड। एंड सेकेंडली आई get the power to create merciful feelings, I get the power to create good wishes। तो जितना मेरा योग होता है मैं पावरफुल बनती जाती हूँ। So in a way I'm this way also I'm settling
और दिस वे ऑल्सो आई एम सेटलिंग। तो दोनों तरीके से मैं सेटल करती जाती हूँ अकाउंट। तो योग बल या भोग बल, दो ही तरीके हैं सॉल्व करने को। अगर मैंने किया है, हम सोचते पता नहीं मैंने सारा जीवन अच्छा ही किया, लेकिन मेरे साथ हमने अच्छा किया है, अच्छा सोचा है। कार्मिक अकाउंट थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस तीनों से बनते हैं, केवल एक्शन से नहीं बनते। कर्म क्षेत्र, द मोमेंट मैंने सोच लिया, सोचना शुरू किया, मेरा अकाउंट शुरू हो गया। तो इसलिए इसको समझते हुए, समय को देखते हुए, अब हम समझे कि मुझे कितनों के साथ अकाउंट क्रिएट करना है, सेटल करना है। इसमें ही टाइम गंवाना है कि बस अब सेटल करना है। जितनी बैलेंस शीट कम होती है ना, उसके लाइबिलिटीज कम होती है, वो बैलेंस शीट की स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती है। तो अब हमारा जीवन रूपी बैलेंस शीट में आज देख लो, अभी तक किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी से दिस मिनट से डिसाइड कर लो, क्योंकि एवरी सेकंड आई एम एडिंग टू द कार्मिक अकाउंट। इसलिए हम कहते हैं पता नहीं क्या भारीपन लगता है मुझे, वो क्या गया है, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम, हम ऐड करते जा रहे हैं। तो आज एक स्पेशल मेडिटेशन करते हैं, जितने भी हमारे रिलेशनशिप है उसके प्रति बहुत पावरफुल मेडिटेशन। अपने सारे अकाउंट्स को हम सबसे पहले अपने आप को सोल पॉइंट ऑफ लाइट समझे। आई एम अ प्योर एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी, और मैं इंडिपेंडेंट, जब मैं परम धाम से आई थी, आई वॉज अ प्योर सोल, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं था मेरा, और अब जाने का टाइम है। आई डोंट वांट एनी कार्मिक अकाउंट टू बी विथ मी। तो अब मैं आत्मा, आई एम गोइंग टू द सुप्रीम वर्ल्ड। शिव बाबा सामने है, आई एम टेकिंग द रेज फ्रॉम शिव बाबा, कंटिन्यूस रेज में लेती जा रही हूँ बाबा के साथ। बाबा से रेज लेती जा रही हूँ, जितनी बाबा की रेज आ रही है, मेरे मुझ सोल में जितने भी स्टेन्स है वो क्लियर होते जा रहे हैं। The stains of the karmic account, they are getting cleared. और जितने ये स्टेन्स क्लियर होते जा रहे हैं, मैं हल्कापन, लाइट फील करती जा रही हूँ। और अब मैं इमर्ज कर रही हूँ उन सोल्स को जो मेरे से अभी बहुत नेगेटिव है। In spite of I doing so much good to them, in spite of I being very honest to them, they are still negative. I'm just creating good feelings, merciful feelings for them. They are negative. मेरा कुछ गलत, कुछ ओपनिंग बैलेंस था जिसके कारण आपकी ये भावना है, मेरा ही था, इसलिए आप बहुत अच्छे हो। यू आर अ प्योर एनर्जी, यू आर अ पीसफुल एनर्जी। और आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, जो भी मैंने कभी भी आपसे किया था, आई एम सॉरी फॉर इट। इमर्ज करे उन सब सोल्स के साथ जिन जिन के लिए मैंने कभी कुछ नेगेटिव क्रिएट किया था, उन सोल्स को क्षमा याचना। आई एम वेरी सॉरी। इस फीलिंग्स के साथ ही मुझे आपके साथ अकाउंट नलीफाई करना है। I don't want to bear any fruits of that
thoughts which I had created any time ago. बार बार क्षमा, जितनी बार हो सके, क्योंकि कितनी बार थॉट्स में हमने क्रिएट किया था, तो उस सोल को, उन सारे सोल्स को इमर्ज करके उससे क्षमा मांगो जो मैंने किया था और जिनके बारे में मुझे नहीं भी पता है लेकिन मुझे मिल रहा है। कभी मैंने किया था इसलिए मुझे मिल रहा है, इसलिए आपसे भी मुझे सॉरी। I agree I have done something, I am sorry. Not having a slightest feeling कि आप ऐसा कर रहे हो, I am just having the thought, I am sorry for what I have done. और अब आगे आने वाले ऐसे कोई भी सोल्स है जिनके साथ मेरा अभी कार्मिक अकाउंट बचा है, the souls will come before me, but I am a spiritual personality. मुझे उनके साथ केवल गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स ही क्रिएट करनी है। उन सब सोल्स को भी इन एडवांस सॉरी अगर मैंने कुछ भी किया है, एंड यू विल बी कमिंग इन माय नियर फ्यूचर विथ मी, पर उन सोल्स से क्षमा अगर मैंने कुछ किया है। तो अब इस पावरफुल गुड विशेस, मर्सीफुल फीलिंग से आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी लाइट। मैं हल्का हो रही हूँ। परमात्मा की शक्ति मुझे ऊपर से मिल रही है और इन आत्माओं के प्रति मेरा एकदम हल्कापन। आई लाइक टू लिव विथ एवरीबडी। मेरे लिए कोई गलत नहीं है। नो वन इज रॉन्ग इन माई आईज। Everyone is a pure, beautiful soul. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Okay. So बहुत heavy dose हो गया, ठीक है। सुंदर तरीके से डेप्थ में कार्मिक अकाउंट का रिलेशनशिप से क्या रोल है, वह अभी भी हमें कैसे अपने रिलेशंस को सुंदर बनाना है चाहिए, वह भी हमें समझे थे। टू बी चेयरफुल वन शुड नॉट violate the law of thoughts. Thank you so much all divine souls who have participated in today's session with great interest. Once again thank you दीदी। अभी कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है तो दीदी से पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चंस बचे अभी कोई? यस Didi, बेटा। I have a small question. Didi, that means from the explanation what I gather is कि there are no coincidences in our life. Exactly. मतलब if I'm so even if it's a small relationship or a close relationship or a acquaintance or neighborhood or friends or whatever, means we have all gotten together in different settings and different setups because मेरा उनके साथ energy exchange है या होना है। So that means जब जो theory है, theory of coincidence, वो कुछ है ही नहीं। We don't know, no? There is So no theory of coincidence. It's all theory of karmic account. Okay. Thanks, Didi. दीदी, I have a question. Otherwise वो नहीं आते, मेरे लाइफ में नहीं आते, मुझे उनके प्रति ऐसा होता नहीं। Okay, and Didi, one more thing, like I like you here in this platform and the other platform. So